हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट, जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसको आगे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये है आपके सामने जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इस चैप्टर में आपको ये बता दिया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये आपको पता है। ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मीनिंग आपको बहुत डिटेल में समझाया था। बस एक बार डेफिनेशन हम दोबारा से दिखा रहे हैं बच्चों को। द करंट हुज मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब भी बताया था, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। और पूरा सर्किट में उसको फ्लो करवा के भी दिखाया था। आज हमें यह सीखना है कि ऐसा करंट जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है और डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवर्स होता है, ऐसा करंट फ्लो किस वजह से करता है। तो लास्ट टर्म पर आपको बताया था कि करंट फ्लो करने का जो रीजन है वो ईएमएफ होता है, जिसे हम आसान भाषा में वोल्टेज भी बोल सकते हैं। जब तक ईएमएफ या वोल्टेज नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा करंट किस ईएमएफ की वजह से फ्लो करता है, वो ईएमएफ भी यहां लिखा है। द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। यानी ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो जाता है, उस करंट को फ्लो करवाने वाला ईएमएफ भी वैसा ही है। यहां देखिए क्या लिखा है, ऐसा ईएमएफ यानी ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। तो जैसा ईएमएफ होगा वैसा ही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट ईएमएफ की वजह से ही फ्लो करता है। करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट में, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, जैसा बैटरी वाले करंट में होता है। लेकिन ये जो करंट आप पढ़ रहे हैं, ये जिस ईएमएफ की वजह से आया है, उस ईएमएफ की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं अभी, ऐसा क्यों होता है। तो ये रीजन जानने के लिए आपको ये एनिमेशन एक बार फिर से देखना होगा, जो आपको एसी जनरेटर पढ़ाते समय दिखाया गया था। इस एनिमेशन में आप ये देख रहे हैं कि ये जो कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल है, कॉइल रोटेट कर रही है, और उस कॉइल के रोटेशन की वजह से इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। वो ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस होता है, वही ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को गौर से देखें। इस गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो जीरो से राइट, फिर वापस जीरो, फिर लेफ्ट, फिर वापस जीरो, फिर राइट, फिर वापस जीरो। यानी ये निडल जो है ये दिखाती है कि करंट का डायरेक्शन एक बारी राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, यानी रिवर्स हो रहा है। जीरो से राइट साइड में, फिर जीरो से लेफ्ट साइड में। और करंट की वैल्यू भी जीरो से इंक्रीज होकर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, फिर वापस जीरो, क्योंकि इस करंट को फ्लो करने वाला ईएमएफ भी इसी तरह का है। वो ईएमएफ जो जनरेट होता है उसकी वैल्यू भी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, और वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहती है उसका रीजन आपको एक और एनिमेशन दिखाकर समझाया जा रहा है। यहाँ फिलहाल आपको इस कॉइल के घूमने पर इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ से मिलने वाला करंट शो हो रहा है, जो राइट लेफ्ट में बार बार ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन उसका रिवर्स हो रहा है, और वैल्यू जीरो से इंक्रीज, फिर वापस जीरो, फिर दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज, वापस जीरो। अब आप एक और एनिमेशन देखें। इस एनिमेशन में उसी चीज को एक दूसरे मेथड से या दूसरे डायग्राम एनिमेटेड फॉर्मेट में दिखाया है।
फिर से ये कॉयल आप देख रहे हैं रोटेट कर रही है। अब इस कॉयल में से पास होने वाली ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ये लाइंस हैं, ये जो एरो पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूं कर्सर से, ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब ये कॉयल रोटेट करती है तो कभी इसका फ्लक्स इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, क्योंकि जब ये वर्टिकल पोजीशन में आती है फ्लक्स मैक्सिमम, फिर अब 0 हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। उस रीजन की वजह से ये आपका जो ये आप देख रहे हैं ग्राफ, इस कॉयल में प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ का वैल्यू 0 से इंक्रीज, फिर 0, फिर डिक्रीज दूसरे डायरेक्शन में। ये ईएमएफ यानी ये जो वोल्टेज इस कॉयल में प्रोड्यूस हो रही है वो वोल्टेज ही कांस्टेंट नहीं है, उसका वैल्यू लगातार बदल रहा है। अब ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उसको कैसे हम शो करते हैं, वो वोल्टेज को शो करने के लिए पहले आप एक बात ध्यान रख लें, ये जो कॉयल रोटेट कर रही है, इस कॉयल के रोटेशन की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और उस ओमेगा का क्या मीनिंग है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो पहले हम बात करते हैं उस ईएमएफ की जो उस जनरेटर की कॉयल में जनरेट हो रहा था। उस ईएमएफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सप्रेशन में E जो है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर ईएमएफ जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। E नॉट वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, जहां तक उस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम जाती है। और साइन के आगे जो ओमेगा लिखा है, ओमेगा उस कॉइल की एंगुलर स्पीड है। अब अगर कोई भी चीज रोटेट करती है, रोटेटरी मोशन में होती है, तो उसकी एंगुलर स्पीड को इस तरह से निकाला जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, 2π अपॉन कैपिटल T। क्योंकि कोई भी चीज जब रोटेट करेगी तो रोटेट करने पर एक पूरा साइकिल जब वो कंप्लीट करती है, एक पूरा चक्कर कोई भी चीज काटती है, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, यानी 2π। और एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लगता है वो होता है कैपिटल T। 2π को कहते हैं एक पूरे कंप्लीट सर्कल का या पूरे कंप्लीट रोटेशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कैपिटल T वो टाइम जिसमें उसने पूरा ये एक चक्कर कंप्लीट किया। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो जब भी कहीं ओमेगा लिखा देखेंगे तो वो किसी बॉडी की एंगुलर स्पीड होगी। एंगुलर स्पीड का मतलब उसको रोटेशन की स्पीड, और एक पूरा रोटेशन करने में हमेशा कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी चीज रोटेशन करे, एक पूरा रोटेशन करने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या पूरा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 2π बनता है। आप किसी भी चीज को एक पूरा चक्कर कटा लो, 360 डिग्री घूम जाएगी वो। 360 डिग्री को 2π कहते हैं रेडियंस में, और कैपिटल T एक चक्कर काटने का टाइम। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा की जगह आप 2π बाय कैपिटल T लिख सकते हो, और स्मॉल t। अब आप इस इक्वेशन में स्मॉल t की जगह कुछ भी रख के देख लो, आपका आंसर E का जो वैल्यू है वो प्लस E नॉट और माइनस E नॉट के बीच में ही आएगा, क्योंकि साइन के लिए आप ये पूरा एंगल की जगह कुछ भी वैल्यू रखोगे। मतलब आप इस फॉर्मूले में आप अलग अलग टाइम पर E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो प्लस E नॉट और माइनस E नॉट के बीच में ही आएगी, और उसको अगर ग्राफिकली शो करना है तो हम ऐसे शो कर सकते हैं। यानी जो जनरेटर से मिलने वाला ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होती है ये दिखाया गया है इस ग्राफ से। यहां पर ये 0 से स्टार्ट हुई, इंक्रीज होते होते ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम E नॉट बोलेंगे, फिर वो वापस 0 हो गया। ये हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जो कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और फिर उसकी वैल्यू ये जो इंक्रीज हुई यहां तक वो दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है जिसको हम बोलेंगे माइनस E नॉट।
और फिर वापस जीरो हो गई है। जब वो कॉइल एक पूरा रोटेशन करती है 360 डिग्री का, इस एक पूरे रोटेशन के दौरान उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो जीरो से इंक्रीज होकर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके वापस जीरो होकर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके वापस जीरो हो जाता है। ये एक कंप्लीट साइकिल का टाइमिंग है। और इतनी देर में ये जो पूरा साइकिल करने में जो एंगल बनता है वो 2 पाई है, इसी से उसकी एंगुलर स्पीड। आपने अगर अपने घर के एसी मेंस कहीं पर लिखा देखा होगा या कोई अप्लायंस आपने खरीदा होगा तो उस अप्लायंस पर ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट और ऐसा एक साइन बना होता है और 50 हर्ट्ज लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है आप अपने घर के मीटर वगैरह जहां पर मेन कनेक्शन आता है आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल से, वहां पर भी लिखा देख सकते हो। कोई बल्ब CFL वगैरह खरीदोगे उसकी कंपनी के नाम के साथ साथ उस पर उसकी वॉट यानी पावर वगैरह वो सब कुछ के साथ साथ ये लाइन जरूर लिखी होती है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि उस अप्लायंस को चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या EMF। 220 वोल्ट आपके घर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ये जो साइन है ये साइन शो करता है कि आपके घर जो वोल्टेज आता है वो AC है, क्योंकि ये वेव का साइन है। ये वेव की तरह AC फ्लो करता है। वेव की तरह फ्लो करने का मतलब उस वोल्टेज AC वोल्टेज की वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू, जो जनरेटर में प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज है उसकी वैल्यू जीरो से इंक्रीज होकर मैक्सिमम वापस जीरो, दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज होकर मैक्सिमम वापस जीरो, ये वेव ये शो करता है। और ये 50 हर्ट्ज का मतलब है, जैसे मैंने बताया ये एक पूरी साइकिल बनी है यहां तक कैपिटल T तक, जिसमें वैल्यू जीरो से इंक्रीज हुई फिर वापस जीरो हुई दूसरे डायरेक्शन में और वापस, और आगे भी यही प्रोसेस चलता रहेगा फिर कॉन्टिन्यूस। एक साइकिल देख लें, बाकी सारी साइकिल ऐसी होंगी। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में ऐसी, ये जो यहां तक, यहां से यहां तक बोलता हूं A से B तक एक साइकिल बनी है ना, एक सेकेंड में ऐसी 50 साइकिल्स बन रही होती हैं जो आपके घर ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज आ रहा होता है उसमें। 50 हर्ट्ज का मतलब ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बनेगी, यानी एक सेकंड में वो कॉइल, जो जनरेटर की कॉइल है वो 50 रोटेशंस कंप्लीट कर रही है। अब चूंकि उस कॉइल में ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होता है, और ये भी मैं बताऊं कि इस कॉइल में ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होने का रीजन ये है कि कॉइल का फ्लक्स कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होता है। और उस इंड्यूस्ड EMF की एक क्वालिटी है जिसको हम लेंज लॉ बोलते हैं। उस लेंज लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड EMF है वो अपनी कॉज को अपोज करता है। और कॉज क्या है? कभी फ्लक्स का इंक्रीज होना, कभी फ्लक्स का डिक्रीज होना। तो फ्लक्स के इंक्रीज डिक्रीज को अपोज करने की वजह से बार बार EMF या करंट का डायरेक्शन चेंज होता है कि इंक्रीज करने में वो जिस तरह से फ्लो करेगा, डिक्रीज करने में उसके ऑपोजिट उसको फ्लो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये समझ लें कि द EMF whose magnitude keeps on changing continuously and direction reverses periodically is known as alternating EMF। ये ऐसा EMF का मतलब ऐसा वोल्टेज जिसकी मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार चेंज होती रहती है। देखो लगातार चेंज हो रही है, जीरो से इंक्रीज हुई और फिर वापस जीरो हो गई। एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, ये डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो गया। पहले इस डायरेक्शन में बढ़कर वापस जीरो हुआ, फिर इस डायरेक्शन में बढ़कर वापस जीरो हुआ एक साइकिल में। ऐसा EMF ऑल्टरनेटिंग EMF कहलाता है। और ये EMF जनरेटर की कॉइल में जनरेट होता है। और जनरेट इसके इस तरह से होने का रीजन ये है कि जनरेटर की कॉइल का फ्लक्स ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज डिक्रीज होता है। और वो फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से उसमें प्रोड्यूस होने वाला EMF बार बार अपनी कॉज को अपोज करने के चक्कर में वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब ऐसे EMF की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो करंट भी ऐसा ही होगा। देखें, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, I = I0
साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी है। बताया कैपिटल टी कॉइल के एक चक्कर काटने का टाइम है। ये आई जो है ये इंस्टेंटेनियस करंट है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर स्मॉल टी टाइम पर फाइंड आउट करने वाला करंट। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, यानी आपके सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा उसको भी आप ऐसे शो कर सकते हो। ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो ऐसे इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज होती रहेगी। जीरो से उसकी वैल्यू जाती है मैक्सिमम कहां तक, आई नॉट तक, इसे पीक वैल्यू कहते हैं। फिर वापस जीरो हुई, फिर वो जाती है कहां तक, ये वैल्यू तक, इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई नॉट, और फिर से वापस जीरो, फिर इंक्रीज डिक्रीज। तो जब करंट का वैल्यू आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस है, तो ई एम एफ अगर लगातार चेंज हो रहा है तो करंट भी लगातार चेंज होगा। और ये 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल करता है ये करंट भी जो फ्लो करता है। यानी आप जितनी देर में अपना आई ब्लिंक करते हो, पलक झपकते हो, उतनी देर में ऐसी 50 साइकिल वो कवर कर लेता है, बना लेता है, जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर जीरो। यानी ये इतनी तेजी से बदलता है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो कभी आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप बोलोगे इतना, उससे अगले ही मोमेंट पे वो बदल जाएगी। सिर्फ आपको ये अभी फिलहाल के लिए पता चल सकता है कि किन दो वैल्यूज के बीच में उसकी करंट की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बच्चों को बताया था कि अगर मान लीजिए ये आपके पास सर्किट है, ये कोई बल्ब लगा हुआ है और इसमें बैटरी के बजाय जनरेटर वाला वोल्टेज आ रहा है, ये सिंबल है जनरेटर वाले वोल्टेज का। बैटरी के सिंबल में एक बड़ी डंडी और छोटी डंडी लगा देते हैं। तो आपका जैसे ये सर्किट ऑन होता है, करंट की डायरेक्शन बताया था, इस डायरेक्शन से मान लीजिए ए से बी तक फ्लो कर रहा है, उस दौरान उसकी वैल्यू जीरो से बढ़कर मान लीजिए 5 एम्पेयर तक हो गई, ये पीक वैल्यू है। फिर वापस जीरो होएगी और फिर अगली साइकिल, ये जो ये यहां तक का टाइम अगर कैपिटल टी है तो हाफ टाइम है ये t/2, यानी एक पूरा चक्कर काटने में अगर कैपिटल टी टाइम लगता है तो आधे चक्कर में t/2 टाइम में उस कॉइल में करंट जीरो से मैक्सिमम जो भी 5, 10, 15 जितना भी रेंज है वहां तक जाएगी और फिर वापस जीरो आएगी। और फिर अगले हाफ साइकिल में, ये जो नीचे वाला साइकिल है, इसमें करंट पहले ए से बी तक जा रहा था, अब बी से ए तक जाएगा, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और फिर जीरो से वही 5 एम्पेयर तक जाएगी, इसे -5 बोल रहे हैं डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से, और फिर से वापस जीरो। अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और ये बच्चे बहुत क्लियरली समझ लें, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि आई नॉट यहाँ पर है, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी किसी भी टाइम, जो भी टाइम आप यहाँ रखोगे उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर आई की वैल्यू आप पता लगा सकते हो। पीक वैल्यू यानी जिन दो फिक्स वैल्यू के बीच में उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है वो ये है। साइन में आप 2 ओमेगा की जगह जब आप 2 पाई बाय कैपिटल टी रखोगे और यहाँ स्मॉल टी की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो इस साइन ओमेगा टी का आंसर ज्यादा से ज्यादा +1 और कम से कम -1 ही आएगा। और जब इस साइन ओमेगा टी, और ऐसे ही कॉस ओमेगा टी है, इस कॉस ओमेगा टी की जगह आप ओमेगा टी में कुछ भी रखोगे, ओमेगा तो 2 पाई बाय कैपिटल टी फिक्स है, स्मॉल टी की जगह कुछ भी रखोगे, साइन और कॉस का वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही वेरी करता है, जिस वजह से आई का वैल्यू +I0 और -I0 के बीच में ही वेरी करता है। ये साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है। मैं एक एग्जांपल करके भी आपको दिखाता हूं, उसके लिए मैं ये हटा देता हूं। देखें, इस डायग्राम से ये एग्जांपल समझ में आएगा, इस ग्राफ से। इसको सबको हटा दिया। मान लीजिए आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो आई की वैल्यू किसी भी मोमेंट पर पता लगाने के लिए, तो आपने लिखा आई इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई
बाय कैपिटल टी, ये तो ओमेगा की वैल्यू है, और स्मॉल टी की जगह आप रखते हो फिलहाल टी बाय 4। टी बाय 4 कौन सा टाइम है? ये एक पूरी साइकिल देख रहे हैं आप, यहां तक का टाइम अगर टी है और यहां तक का टाइम टी बाई 2 है, तो ये उसका भी हाफ कर दें तो ये टाइम टी बाई 4 है, और ये वाला टाइम 3t बाई 4 है। तो ये इस टाइम पर आप करंट की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट होगी। आपने स्मॉल टी की जगह टी बाई 4 लिखा, यानी इस टाइम पर आप करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना चाहते हैं। तो आप देखो टी से टी कैंसिल, और 2 2 जा 4, आपके पास क्या बचा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और यहां सिर्फ बचा पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। तो I की वैल्यू क्या आई? इंस्टेंटेनियस करंट उस समय आई नॉट होगा। देख लो आप, टी बाई 4 पर करंट की ये वैल्यू है जो कि आई नॉट है। तो मैंने एग्जांपल के लिए 5 एम्पेयर लिया है, वो अकॉर्डिंग टू सर्किट होगी, कितना ईएमएफ है, कितना करंट वगैरह, लेकिन पीक वैल्यू आ गई उसकी। अब आप इसी फॉर्मूले में स्मॉल टी की जगह टी बाई 2 रख के देख लेते हैं। लो जी, यहां रख देते हैं ये अलग से। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, ओमेगा की जगह क्या रखा है? 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो रखना ही हमेशा। स्मॉल टी की जगह आप अब की बार टी बाई 4 के बजाय टी बाई 2 रख लो। इसका मतलब आप टी बाई 2 समय पर कितना करंट है उस सर्किट में वो पता लगाना चाहते हो। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई यानी साइन 180 जीरो होता है, तो यानी I इज इक्वल टू आई नॉट, और साइन पाई बचेगा यहाँ, साइन पाई इसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू आई नॉट 0, आई की वैल्यू उस समय उस इंस्टेंट पर 0 होगी। ये देख लो आप टी बाई 2 पर। ऐसे ही आप जो जो वैल्यू टाइम की रखते जाओगे स्मॉल टी की जगह, उस इंस्टेंट पर करंट आता जाएगा। ऐसे ही आप कॉस में भी रखोगे, तो कॉस की भी जिन बच्चों ने 11th में मैथमेटिक्स लिया है उनको पता होगा, साइन और कॉस ऐसे दो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शंस, जिनकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही कुछ ना कुछ होती है। इसलिए आई का वैल्यू प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में ही कुछ ना कुछ होता है। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों से, यानी इन दोनों इक्वेशंस से कहना चाहिए आप ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बल्कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू दो फिक्स लिमिट्स के बीच में लाया करता है, उसको आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस लेफ्ट हैंड साइड में आप उस क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलोगे, यहाँ आएगा वो, और इक्वल टू के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू होगा जिन दो लिमिट्स के बीच में वो लाई करता है, और आगे हमेशा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ही होगा, जिसमें ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी ही होगा हमेशा, और स्मॉल टी की जगह आप वो टाइम रखते जाओगे जिस टाइम पर आपको इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की पूरी पहचान, पूरी इक्वेशन और पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हम चलते हैं इस ऑल्टरनेटिंग करंट को देखने के बाद, समझने के बाद, एक नए नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है आपके सामने आज का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है मीन वैल्यू ऑफ एसी और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अभी आपने देखा कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको आप एसी कहते हो, उसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। इस इक्वेशन से करते हैं, कॉस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। यह आई की वैल्यू लगातार बदलती रहती है। अब कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू लगातार बदलता है, आप उसका मीन या एवरेज तो निकालते ही हो। जैसे क्रिकेट मैच में आप रन पर ओवर, रन रेट, एवरेज निकालते हैं, ऐसे ही आप 3-4 रीडिंग्स अगर किसी एक्सपेरिमेंट की आती है तो भी आपको उसका मीन निकालना पड़ता है। तो यहां पर हम एक, हमारे पास सर्किट है, ये लो जी,
इस सर्किट में ये कोई अप्लायंस लगा है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब आपने ये जो सिंबल लगाया है इसका मतलब आपने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दिया। कौन सा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोबारा लिख देते हैं। अब जब ईएमएफ ही ऑल्टरनेटिंग है, उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज डिक्रीज कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली है, तो इससे फ्लो करने वाला करंट भी लगातार इंक्रीज डिक्रीज और कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली होगा। और t/2 टाइम के लिए वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए a से b तक। और t/2 कौन सा टाइम? ये जो आप देख रहे हैं ये एक पूरा t टाइम है, कैपिटल T। तो यहां तक t/2 टाइम तक अगर वो a से b तक फ्लो कर रहा है तो बचा हुआ जो नेक्स्ट साइकिल है, अगला t/2 टाइम यानी हाफ टाइम, पूरे साइकिल का हाफ टाइम, वो b से a की तरफ फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी। तो अब ऐसे केस में जब आप करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो कुछ एक सिंगल वैल्यू नहीं बता पा रहे हो, तो जब आप किसी चेंजिंग वैल्यू के लिए कोई सिंगल वैल्यू बताना चाहते हो तब आप क्या निकालते हो? हमेशा मीन या एवरेज। जैसे मैंने अभी बोला, आपने एक एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट किया, उसकी 4 रीडिंग आ गए, तो आप उसके लिए सिंगल रीडिंग बताना चाहते हो तो आपको उसके लिए चारों का मीन निकालना पड़ेगा। बस मैथमेटिक्स में वो मीन निकालने के लिए आपको सारे रीडिंग्स को ऐड करके जितने भी नंबर एक्सपेरिमेंट जितनी बार किया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको मीन वैल्यू ऑफ एसी यानी एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है इस चेंजिंग करंट के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो पहले ही डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहां लिखा है इट इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट, स्टेडी मतलब फिक्स कांस्टेंट, यानी ये वो वाला कांस्टेंट करंट है विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट sends the same amount of charge as is done by the alternating current in same time and in the same circuit। अब ये डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन है बहुत आसान। ये आपके पास एक एसी सर्किट है। एसी सर्किट मतलब इसमें जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है, यानी इसमें फ्लो करने वाला करंट लगातार बदल रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं। आपने इसी सर्किट में अब की बार कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है। सेम सर्किट है, वही रेजिस्टेंस है, वही बल्ब है, वही अप्लायंस है, बस पहले आप एसी फ्लो करा रहे हैं, अब आपको कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है। लेकिन कितना कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है? जो कांस्टेंट करंट इस सर्किट में, दोनों सर्किट सेम है, इस सर्किट में उतना ही चार्ज फ्लो करा दे t/2 टाइम में जितना उसी सर्किट में एसी करंट फ्लो कराता है। मैंने पहले ही बताया था करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपका ये ऑल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज फ्लो करा रहा है इस सर्किट में कितने समय में? t/2, उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में जो कांस्टेंट करंट फ्लो करवा देगा वो कांस्टेंट करंट इस एसी करंट की मीन वैल्यू कहलाएगी। फिर से एक बार समझ लें कि आपके पास जो सर्किट है उसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है, यानी उस करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है, लेकिन वो करंट कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो करा ही रहा होगा, बस आपको उस करंट की वैल्यू नहीं पता। लेकिन वो जो चार्ज फ्लो करा रहा है वो आपको पता है, और t/2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा रहा है, उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में यानी t/2 टाइम में जो कांस्टेंट करंट फ्लो करवा देगा, जो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करवा देगा उसी सर्किट में, उस फिक्स वैल्यू ऑफ करंट को इस बदलते हुए यानी एसी करंट का मीन वैल्यू कहा जाएगा।
तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इट इज दैट स्टेडी करंट, यानी ये वो कांस्टेंट करंट है, ये जो आप देख रहे हो ये वो कांस्टेंट करंट है विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके आधे टाइम के लिए इसको अगर पास कराया जाए, सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये उतना ही चार्ज फ्लो करा दे एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट, जितना एसी ने कराया, बदलते हुए करंट ने कराया, इन द सेम टाइम यानी t/2 टाइम में, हाफ टाइम में, और सेम सर्किट में, उसी सर्किट में ये कांस्टेंट करंट उतना ही चार्ज फ्लो करा दे जितना एसी करा रहा है उतने ही टाइम में, तो इस कांस्टेंट करंट को उस एसी करंट का मीन वैल्यू कहा जाएगा। इस मीन वैल्यू को हम IM या IA से डिनोट करते हैं। IM मतलब मीन वैल्यू ऑफ एसी, IA मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और ये वो कांस्टेंट करंट है जो किसी सर्किट में उतना ही चार्ज फ्लो करा देता है t/2 टाइम में जितना चार्ज उसी सर्किट में एसी ने फ्लो कराया। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, हमें जो इस डेफिनेशन से फॉर्मूला डिराइव करना है वो फॉर्मूला हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं, और वो फॉर्मूला है ये, रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। ये रिलेशन हमें डिराइव करना है। अब ये मीन वैल्यू मतलब IM और पीक वैल्यू मतलब I0, जो कि आप इस इक्वेशन में ये देखते हो। मैंने बताया था ये तो लगातार बदलता रहता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसे आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये आपको पता होता है किसी सर्किट में कि वो इंस्टेंटेनियस करंट किस मैक्सिमम वैल्यू तक बार बार जा रहा है, जिसे पीक वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर आपको कहीं करंट लिखा दिखाई देगा तो ऐसे लिखाई देगा I = 5 sin ωt, तो 5 sin ωt में sin ωt से पहले जो 5 लिखा है वो इस I0 की वैल्यू है, यानी आप ये समझ जाना कि I यानी उस सर्किट में फ्लो करने वाला एसी करंट 0 से 5 एम्पेयर तक जा सकता है मैक्सिमम, जिसे पीक वैल्यू कहते हैं। दोनों डायरेक्शन में 5-5 एम्पेयर, एक +5 और एक -5। अब हम आपको रिलेशन डिराइव करके दिखाते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो ये है आपके सामने वो रिलेशन का डेरिवेशन। आपको ये मालूम है कि किसी सर्किट में अगर एसी करंट फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट में जो भी अप्लायंस लगा होगा, ये कोई भी अप्लायंस लगा है, लेकिन उस अप्लायंस में बैटरी के बजाय ये जनरेटर वाला ईएमएफ का सिंबल होगा, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। अब आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो मैं यहां लिख रहा हूं, I = Q/T, यानी करंट किसी सर्किट में फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इन टोटल टाइम t ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा तब बोलते हैं जब ये करंट कांस्टेंट होता है। अब आपका एसी सर्किट है तो ये करंट कांस्टेंट है नहीं, इंस्टेंटेनियस है। तो जब आपका ये करंट इंस्टेंटेनियस है
तो आप इसको I इज इक्वल टू क्यू बाई टी के बजाय डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया गया, जो भी इंस्टेंटेनियस चीज होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछा जाता था वो एक्स बाई टी नहीं डी एक्स बाई डी टी होती थी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाता था तो वो v बाई टी नहीं डी वी बाई डी टी होता था। तो जो भी इंस्टेंटेनियस चीज होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस एसी सर्किट में फ्लो करने वाला इंस्टेंटेनियस करंट जो है, उसको अगर आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हो तो वो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आएगा, और डी क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी I डी टी। बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, और फिर आप लिखोगे वेयर I कितना है, अभी अभी बताया, इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो ऐसे लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग इन एसी सर्किट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर आपकी डी क्यू की वैल्यू हो गई, I का वैल्यू यहां से पुट कर दिया जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी साथ में डी टी। ये बस आपने क्या किया, डी क्यू एज इट इज रहने दिया, I की जगह आपने आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया, डी टी एज इट इज है। और ये डी क्यू वो स्मॉल चार्ज है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है स्मॉल टाइम डी टी में। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा बोल सकते हैं, दिस डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज फ्लोइंग इन दिस सर्किट इन स्मॉल टाइम डी टी। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट in time 0 to t by 2। डेफिनेशन के मुताबिक आपको एसी सर्किट में t by 2 टाइम में फ्लो करने वाला चार्ज फाइंड आउट करना है, और उतना ही चार्ज जो कांस्टेंट करंट फ्लो करा दे इतने ही टाइम में, वो कांस्टेंट करंट इस एसी करंट की मीन वैल्यू होगी। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं एसी करंट ने 0 से t by 2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो करवाया। तो स्मॉल चार्ज dt टाइम में फ्लो कराया, तो टोटल चार्ज q जो वो फ्लो कराएगा 0 से t by 2 टाइम में, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, 0 से t by 2 तक, आई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में dt। तो डेरिवेशन में गौर करने वाली बात क्या है, हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, ये रहा आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में बोला था हमें वो कांस्टेंट करंट फाइंड आउट करना है जो उतना ही चार्ज फ्लो करा दे 0 से t by 2 टाइम में, जितना चार्ज एसी करंट फ्लो करा रहा है इसी समय में इसी सर्किट में। तो हमने पहले क्या किया, हमने ये जो फाइंड आउट कर लिया है यहां तक Q, ये एसी करंट ने कितना चार्ज फ्लो करवाया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बस अब इसे सॉल्व करना बाकी है, तो इसे सॉल्व करके भी दिखाते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। Q इज इक्वल टू
सबसे पहले इस इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट जो बाहर है लिया जाएगा, वो है आई नॉट। पीक वैल्यू फिक्स रहती है और अंदर आपके इंटीग्रेशन साइन के बचेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में डी टी। 0 से t/2 तक इंटीग्रेशन करना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, जो आपको याद रखना है हमेशा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। जितने जितने फॉर्मूले आते रहेंगे वो आपको उसी समय बताए जाते रहेंगे। इससे पहले भी 11th क्लास में आपने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले किए हैं, x⁴n dx वाले, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला मैथ्स वाले बच्चों को भी और फिजिक्स वाले बच्चों को भी, या बायो जिनके पास है मैथ्स नहीं है, उनको भी याद ही करना है। याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी के लिए आप फॉर्मूला याद रखो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई इस फॉर्मूले के मुताबिक, आई नॉट यहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और फिर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस और ओमेगा को इस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, और ये जो स्मॉल टी आया है इसकी जगह पहले आप अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो आपके पास बचेगा Q इज इक्वल टू आई नॉट, तो एज इट इज है, माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया है, ओमेगा को भी आउटसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो कॉस ओमेगा टी बचा है उसमें कॉस ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी भी बताया हमेशा आपको 2π/T रखनी है, और स्मॉल टी की जगह पहले आप अपर लिमिट रखोगे। ये स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट आ गई है t/2, और माइनस फिर से कॉस 2π/T। ये जो ओमेगा है नीचे जो डिनोमिनेटर में ओमेगा है तो बाहर ले लिया आपने। स्मॉल टी की जगह आपको लिमिट रखनी है, अपर और लोअर लिमिट। ओमेगा को हमेशा 2π/T मल्टीप्लाई के साथ स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह आपने t/2 रख दिया, और फिर से माइनस करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इंटीग्रेशन में। तो कॉस ओमेगा टी में कॉस के साथ 2π/T ओमेगा की जगह, और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0। अब आप नेक्स्ट लाइन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, ये t से t कैंसिल है और 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ पर बचेगा cos पाई, और ये 0 इंटू 2π/T। आपके पास Q का जो फॉर्मूला बचेगा होगा माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये एज इट इज है, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा cos पाई माइनस cos 0 डिग्री, रेडियन भी बोल सकते हैं। साइन कॉस से कुछ रेडियन डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, खाली एंगल के लिए आप डिग्री नहीं लिख सकते फिजिक्स में। अब आपके पास cos पाई का वैल्यू -1 होता है और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो हम इस लाइन को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर ऐसे पार्टीशन कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। आपका Q का वैल्यू माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो एज इट इज है। और अभी बताया cos पाई यानी cos 180 का वैल्यू होता है -1, और माइनस का साइन तो फॉर्मूले में पहले से ही है, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब आपके पास ये -1 और -1 ऐड होके -2 आएगा, और ये माइनस साइन इससे कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास Q का वैल्यू ट्वाइस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा आएगा, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये हमने वो चार्ज फाइंड आउट कर दिया है जो एसी करंट ने इस सर्किट में फ्लो करने वाले ऑल्टरनेटिंग यानी लगातार चेंज होने वाले करंट ने T/2 टाइम में फ्लो कराया। T/2 कैपिटल T/2 वो टाइम है जो एक साइकिल का हाफ टाइम होता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है सेकेंड, उसके लिए इसे हटाया जाएगा और इसकी भी जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट्स में भी लिखा है, नहीं तो रिवाइंड जाकर देख सकते हैं। अब आपके पास तीसरी चीज, इसको भी ऐसे कर देते हैं पार्टीशन, इससे दिक्कत ना हो। अब आपने वो चार्ज फाइंड आउट करना है जो मीन वैल्यू ऑफ करंट ने यानी उस कांस्टेंट करंट ने फ्लो कराया है T/2 टाइम में। तो अब की बार आपका कांस्टेंट करंट IM हो गया, क्योंकि हमने बताया हम मीन वैल्यू को IM से नोट करेंगे, और उस करंट का फॉर्मूला आप लिखोगे Q/T/2। अब यहां पर आप बच्चों को एक बात समझनी है कि यहां अपने I का फॉर्मूला dQ/dt लिखा था, यहाँ डायरेक्टली I का फॉर्मूला आप टोटल चार्ज जो Q फ्लो कराया और टोटल टाइम T/2 में जो फ्लो कराया डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया ये इंस्टैंटेनियस करंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, और ये वो कांस्टेंट करंट है जो उतना ही चार्ज फ्लो करा रहा है उतने ही टाइम T/2 में। तो कांस्टेंट करंट के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, इंस्टैंटेनियस के लिए dQ/dt था, और इतनी लंबी कहानी करनी पड़ी। और नेक्स्ट लाइन में सीधा हो जाएगा Q इज इक्वल टू IM इंटू T/2। तो ये वो चार्ज है जो कांस्टेंट करंट ने T/2 टाइम में फ्लो कराया, और ये वो चार्ज है जो एसी करंट ने T/2 टाइम में फ्लो कराया। अब अकॉर्डिंग टू द रिलेशन डेफिनेशन ये दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए अगर ये मीन वैल्यू है तो, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि मीन वैल्यू ऑफ एसी वो कांस्टेंट करंट है जो T/2 टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करा देता है जितना एसी करंट ने फ्लो करा है T/2 टाइम में उसी सर्किट में। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों चार्ज सेम है, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो कराया एसी ने, वही चार्ज फ्लो कराया कांस्टेंट करंट ने। तो हम लिखते हैं IM मल्टीप्लाइड बाय T/2 इज इक्वल टू ट्वाइस I0 अपॉन ओमेगा, और यहां हम ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास IM इंटू T/2 इज इक्वल टू ट्वाइस I0 अपॉन 2 पाई बाय कैपिटल T। ये वैल्यू भी आ गई। अब ये 2 से तो आप ये 2 यहां पर ही कैंसिल कर देते हैं, और ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहां पहुंच जाएगा, और ये T से भी T कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये T ऊपर चला जाएगा। ये T यहां से यहां ट्रांसफर होगा और फिर ये T इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो आंसर बचेगा IM की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी ट्वाइस I0 अपॉन पाई, और इस पाई का वैल्यू आप 3.14 या 22/7 रख लेते हैं, और फिर उस 2 से इसको कैंसिल करते हैं। तो आपके पास IM का वैल्यू 0.636 I0 रहता है।
ये जो 0.636 है ये इतने पोर्शन को सॉल्व करके आएगा 2/22/7 या 3.14 को डिवाइड करके 0.636 आएगा। ये आपको याद ही कर लेने में अच्छा रहता है। ये आपका रिलेशन है बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। ये रिलेशन एग्जाम में डिराइव करने के लिए आ सकता है। आपको पीक वैल्यू या मीन वैल्यू का डेफिनेशन, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन और रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड मीन वैल्यू। पीक वो जिस लिमिट तक करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम बढ़ती है और फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती है, और मीन वैल्यू वो कांस्टेंट करंट जो उतना ही चार्ज फ्लो करा देता है उसी सर्किट में T/2 टाइम में जितना ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आज का टास्क है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में भी आया है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। Why the mean value of AC is calculated for time interval T/2 only? और इसका हिंदी में मतलब यह है कि जो आप मीन वैल्यू ऑफ AC फाइंड आउट कर रहे हो, इसमें आपने ये ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से भी जो चार्ज फ्लो किया वो 0 से T/2 तक ही किया, और यहाँ पर भी T/2 तक ही किया है। आप 0 से कैपिटल T तक क्यों नहीं करते? Why the mean value is calculated for time interval T/2 only, not for capital T? आप टोटल पूरे 0 से कैपिटल T, एक पूरी साइकिल, जो ये पूरी साइकिल होती है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की पूरी साइकिल में कितना टाइम लगता है? कैपिटल T आधा टाइम होता है कैपिटल T/2, जिसमें वैल्यू 0 से I0 और फिर ऐसे 0 होती है। तो आप पूरी साइकिल के लिए ये क्यों कैलकुलेट नहीं करते? हर बार ये स्पेशली क्यों बोल रहे हैं कि आधी साइकिल में AC ने जितना चार्ज फ्लो कराया उसी टाइम में कांस्टेंट करंट भी जितना चार्ज फ्लो कराए उतना ही चार्ज अगर फ्लो कराए तो उसे मीन वैल्यू बोलते हैं। तो व्हाई दिस मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर ओनली हाफ साइकिल, नॉट फॉर दिस कंप्लीट साइकिल। इसको 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आपसे ही पूछा जा रहा है। जो बच्चे इसका आंसर देना चाहते हैं फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आंसर दे सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। ये डेरिवेशन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब मुलाकात होगी बच्चों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।